अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो कि 8th क्लास के साइंस का टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक को कल मैंने आपको बताया कि वो एक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। उस लेंथी टॉपिक के हमने कुछ सब टॉपिक्स तैयार किए हैं। तो सब टॉपिक्स में पहला टॉपिक हमने तो बना दिया। अब दूसरा सब टॉपिक है, उस सब टॉपिक को आज हम कवर करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस सब टॉपिक में आज हम कवर करने जा रहे हैं हार्वेस्टिंग को। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल इसमें आएगा। थ्रेशिंग पढ़ना है हमें, विनोइंग पढ़ना है हमें, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, इसके अलावा हमें पढ़ना है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स में हमें पढ़ना है प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल इम्प्रूवमेंट। सॉइल इम्प्रूवमेंट के अंडर हमें कवर हो जाएगा क्रॉप रोटेशन, मिक्सड क्रॉपिंग, फील्ड फॉलो। इसी तरह प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड वीड्स। तो फाइनली वी विल टच स्टोरेज ऑफ आवर फूड ग्रेन्स। तो ये होगा आज का सब टॉपिक नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं हम हार्वेस्टिंग से। प्यारे बच्चों, अब हमारी फसल बिल्कुल तैयार हो गई। हमारे खेत जो हैं वो गोल्डन कलर के हो गए, यानी बिल्कुल अब हमारी फसल पक कर तैयार हो गई। जब फसल पककर तैयार होती है, हमारे खेत बिल्कुल गोल्डन कलर के हो जाते हैं। तो अब क्या करना है, इन्हें इस फसल को या इन क्रॉप्स को काटना है स्टोर करने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग द मैच्योर्ड क्रॉप फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग harvesting, the process of cutting and collecting the matured crop is called harvesting. तो ये सीजन के एंड पर हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग सीजन के एंड पर की जाती है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको मालूम होगा हमें यहाँ पर फसल के या क्रॉपिंग के 2 सीजन्स होते हैं। वी हैव 2 सीजन्स, वन इज कॉल्ड खरीफ एंड अदर इज कॉल्ड रबी। खरीफ फसल जो होता है या खरीफ क्रॉप जो होती है वो जून और जुलाई में इसके सीड्स को सो किया जाता है। सितंबर और अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो जो राइस है ये हमारे पास खरीफ का फसल है। इसी तरह जो रबी की क्रॉप होती है वो अक्टूबर से दिसंबर तक हम इसके बीज जो होते हैं, इसके सीड जो होते हैं वो सो किए जाते हैं और मार्च से अप्रैल तक इनको हार्वेस्ट किया जाता है। वीट जो है दिस इज रबी क्रॉप। राइस ये है खरीफ क्रॉप। वीट इज रबी क्रॉप। तो ये हमारे पास 2 तरह की फसलें हैं। एक होती है खरीफ की फसल, दूसरी होती है रबी की फसल। डियर स्टूडेंट्स, जब फसल तैयार होती है तो जो ये जमींदार होता है, जो ये किसान होता है, जो खेती बाड़ी करता है, इसमें एक खुशी की लहर दौड़ती है। ये खुश हो जाता है कि मेरे मालिक ने मुझे मेहनत का फल दे दिया। मैंने पूरे साल पूरे सीजन मेहनत की और मुझे अपनी मेहनत का पूरा फल मिल गया। तो इसके नतीजे में ये मनाता है एक किस्म के फेस्टिवल्स जिनको बोला जाता है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स। यानी ये वो फेस्टिवल्स होते हैं, इसमें कोई रिलीजन नहीं होता है, इसमें कोई मजहब नहीं होता है, बल्कि ये सारे रिलीजन्स मिलकर मनाते हैं। तो इन फेस्टिवल्स को डायरेक्टली कंटेक्ट होता है या डायरेक्टली रिलेट होते हैं हमारे हार्वेस्टिंग सीजन्स के साथ। यानी एक किस्म का ये अपने रब का, देने वाले का शुक्र बजा लाता है इन फेस्टिवल्स की सूरत में। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स रहते हैं, हमारी इस कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स रहते हैं, बहुत सारे अकीदों के लोग रहते हैं। तो अपने अपने अकीदों के मुताबिक ये फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो हमारे इंडिया में वी हैव पोंगल,
वी हैव विसाखी, वी हैव होली, वी हैव दिवाली, वी हैव बिहू। तो ये सारे जो हैं दे आर रिलेटेड टू दिस हार्वेस्ट सीजन या हार्वेस्टिंग के साथ रिलेटेड है। इंडिया के बहुत सारे अलग अलग रीजन्स में ये मनाए जाते हैं, तो इनको बोलते हैं हम दे आर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, यानी ये फेस्टिवल जो हैं ये हार्वेस्टिंग के साथ रिलेट हैं। अब हमने इस फसल को काट लिया, अब इसकी थ्रेशिंग होती है। देखिए थ्रेशिंग किसको बोलते हैं, थ्रेशिंग। डियर स्टूडेंट्स, वीट या मेज या पैडी की फसल को जब हम काटते हैं तो उसके साथ घास फूस भी होती है, उसके साथ चैफ होता है। तो ये चैफ जो है या घास जो है इससे अलग किया जाता है। इससे अलग करने के इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग जो है ये तो या तो हाथों से मैन्युअली की जाती है, हाथों से की जाती है, या मशीन से की जाती है। मशीन को थ्रेशर बोलते हैं या इसको बोलते हैं कॉम्बिन। कॉम्बिन या थ्रेशर वो मशीनें हैं जो हमारे इस वीट या मेज या पैडी की फसल को थ्रेशिंग के लिए काम आती है। तो ये थी थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के बाद है विनोइंग। देखिए विनोइंग क्या है, जब हमने इसको ग्रेन्स जो है इनको इस घास फूस से अलग किया, लेकिन अभी भी कुछ भूसा इसके साथ होता है। इसके साथ वो छोटे छोटे वो दाने होते हैं, घास के तिनके होते हैं या चैप जिसको बोलते हैं, वो होता है इसके साथ। तो इनको अलग किया जाता है। अलग कैसे किया जाता है, आपको मालूम है जो ग्रेन्स होते हैं वो भारी होते हैं, वो हल्के नहीं होते हैं, वो भारी होते हैं। इसके अगेंस्ट जो इसके साथ वो घास होती है, वो चैप जो होती है वो हल्की होती है। तो हवा के अगेंस्ट इसको गिराया जाता है। जो ग्रेन्स होते हैं वो भारी होते हैं, वो हैवी होते हैं, वो डायरेक्टली नीचे गिरते हैं, लेकिन जो चैप होता है वो आगे चला जाता है। या तो ये ओपन फील्ड में किया जाता है, जब हवा चलती है तब किया जाता है, या कपड़े की मदद से किया जाता है, या फैन की मदद से इसे साफ किया जाता है। इस तरह हमें जो ग्रेन्स मिलते हैं वो बिल्कुल फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ चैप होता है। इसके बाद है स्टोरेज, यानी जो हमें ये ग्रेन्स मिल गए, जो हमें अनाज मिल गया, तो ये अब स्टोर करना है। ये हमें स्टोर करना है, इसलिए स्टोर करना है या तो हमें अपने लिए इस्तेमाल करना होता है, या इसको किसी मंडी में या किसी मार्केट में लेकर इसको बेचना है, ताकि हम कुछ पैसा कमाएं, कुछ रुपया कमाएं, अपनी आमदनी में इजाफा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब तक कि हम मार्केट ढूंढते हैं, जब तक कि हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तब तक इसको स्टोर करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो रोडेंट्स होते हैं, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसलिए उनसे उसको बचा कर रखने के लिए इसको स्टोर करना ज़रूरी होता है। इसलिए इसको या तो मिट्टी के खास बर्तनों में स्टोर किया जाता है, या ग्रैनरीज में इसको स्टोर किया जाता है। तो जो ग्रैनरीज होती हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं। उन बिल्डिंग्स में ऐसे फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पर जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री रहते हैं इन रोडेंट्स से, इंसेक्ट्स से, माइक्रोब्स से, या कोई भी जो मॉइस्चर होता है, या बारिश होती है, या टेम्परेचर अप डाउन होता है, उससे ये बिल्कुल बिल्कुल सेफ रहते हैं। पहले इसको सुखाकर इन ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है। तो ये था स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब देखते हैं हम इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स, इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा हमारे मुल्क की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारे मुल्क की आबादी में हर साल तकरीबन 20 मिलियन पीपल ऐड हो रहे हैं, यानी हर साल इसमें 20 मिलियन पीपल ऐड हो रहे हैं। लेकिन इस बढ़ती हुई आबादी के लिए इतना फूड हर साल बढ़ाना पड़ता है, इतना फूड ज़्यादा करना पड़ता है हमें। तो ये फूड कैसे प्रोवाइड हम करते हैं? इस फूड को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि हम हर साल अपनी जो फूड प्रोडक्शन है या हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हर साल बढ़ानी पड़ती है। तो एक कारण ये है कि हमने पिछले 10 सालों में 15% जो लैंड है,
जो बेकार ज़मीन थी इसको अंडर एग्रीकल्चर लाया है, और इससे भी हमारी जो फूड प्रोडक्शन है या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें बहुत ही बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन यही चीज़ काफ़ी नहीं है, यानी ज़मीन जो है, ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करते हैं हम, 15% लैंड हमने ऐड की, लेकिन इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है जिससे हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें इजाफा हो जाता है वो है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग, देखिए प्लांट ब्रीडिंग किसको बोलते हैं। प्यारे बच्चों, प्लांट ब्रीडिंग जो है ये ऐसी टेक्निक है कि जो प्लांट्स होते हैं इनको क्रॉस ब्रीड किया जाता है। तो मैं आपको बता दूंगा इनको क्रॉस ब्रीड कैसे किया जाता है। हम अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स को सिलेक्ट करके, यानी अच्छी क्वालिटी के जो प्लांट्स होते हैं पूरे इस मुल्क में, पूरे स्टेट में जो भी अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। उनके मेल और फीमेल फ्लावर्स को आपस में पोलिनेशन कराया जाता है, यानी जो एक ही वैरायटी के प्लांट्स होते हैं उनके मेल और फीमेल फ्लावर्स को आपस में पोलिनेट कराया जाता है, आर्टिफिशियली इनको पोलिनेट किया जाता है। इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड कंडीशंस में रिपीट कराया जाता है, यानी एक बार नहीं बल्कि बार बार ये लेबोरेटरी में कराया जाता है, रिपीटेडली कराया जाता है। तो हमें एक अच्छी वैरायटी मिल जाती है, यानी हमें एक ऐसी चीज़ या ऐसी फसल या ऐसी क्रॉप मिल जाती है जो जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ जमा होती हैं। तो इस वाली क्रॉप को जो लेबोरेटरी में तैयार हो जाती है इसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो इस स्टॉक में वही कैरेक्टर्स होते हैं जो अच्छे हों और जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति रखते हों, यानी ये वो फसल होती है, ये वो क्रॉप होती है जो बीमारियों से भी लड़े और जिसमें तमाम कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने वीट, राइस और वेजिटेबल्स की बहुत सी वैरायटीज इस तरह बनाई हैं जो यील्ड भी अच्छा देती हैं और डिजीज रेजिस्टेंट भी ये वैरायटीज हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूंगा। यहाँ पर एक टर्म है एमस्कुलेशन। देखिए एमस्कुलेशन क्या है, एमस्कुलेशन की प्रोसेस की जाती है। एक्चुअली ये एमस्कुलेशन की प्रोसेस है क्या, ये भी इसमें है, आपके इस टॉपिक में है। देखिए आपको मालूम होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, यानी वो फ्लावर जिनमें एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी होते हैं। ऐसे फ्लावर्स से क्या किया जाता है, मेल पार्ट जिसको एंथर बोलते हैं, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, एंथर, इसको निकाला जाता है। यानी एंथर जो है ये पोलन ग्रेन्स पैदा करता है, इसको एक फोर्सेप की मदद से अलग किया जाता है ताकि जो फीमेल पार्ट है, जो फीमेल पार्ट इसका फ्लावर का होता है, इस पर हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन, यानी वो पोलन ग्रेन जिस क्वालिटी का अच्छा पोलन ग्रेन या अच्छी वैरायटी का पोलन ग्रेन उस पर डस्ट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमस्कुलेशन। तो समझ में आ गई एमस्कुलेशन। तो ये था पहला तरीका प्लांट ब्रीडिंग का। तो प्लांट ब्रीडिंग इस तरह की जाती है कि हम डिजायर्ड क्वालिटी के प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं, तो वो बाद में स्टॉक में, बाद में हमें वो फील्ड में आता है। इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो है वो पूरे मुल्क में काम करते हैं। तो इस तरह की रिसर्च के बाद हमें अच्छे अच्छे सीड्स, तो हम मार्केट में देखते हैं वो हाइब्रिड किस्म के जो प्लांट्स आते हैं, हाइब्रिड किस्म के फ्रूट्स आते हैं, हाइब्रिड किस्म के वेजिटेबल्स आते हैं। तो ये उसी तरह इसी चीज़ का नतीजा होता है। इसके बाद है सॉइल इंप्रूवमेंट। सॉइल इंप्रूवमेंट, सॉइल जो है ये बहुत ही अहम है। सॉइल के बगैर फसल का बनना नामुमकिन है। तो हम ज़मीन को इम्प्रूव करते हैं ताकि अच्छी पैदावार हासिल हो जाए, यानी हम ज़मीन को इस तरह तैयार करते हैं, इस तरह इम्प्रूव करते हैं ताकि हमें अच्छी पैदावार हासिल हो जाए। हमारे पास 3 तरीके हैं सॉइल इम्प्रूवमेंट करने के। तो एक तरीका है क्रॉप रोटेशन का। देखिए क्रॉप रोटेशन क्या होता है, आपने सुना होगा लेग्यूम्स का नाम। लेग्यूम्स जो हैं ये हमें दालें देते हैं, उनके रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। फॉर एग्जांपल राइजोबियम स्पीशीज एक बैक्टीरिया है, एजोस्पाइरलस एक और स्पीशीज बैक्टीरिया की है। तो वो इन
के रूट्स में होती हैं, रूट नोड्यूल्स में होती हैं, जो मिट्टी में हवा से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। यानी उनका काम है वो जो एटमॉस्फेयर है उसमें से नाइट्रोजन को फिक्स करके मिट्टी में लगाते हैं। इससे क्या हो जाता है, हमारी जो मिट्टी होती है वो जरखेज बनती है। इससे दो फसलों के बीच में लेग्यूम्स लगाते हैं हम, यानी दो फसल जो होते हैं इनके बीच में, यानी इन दो सीजनों के बीच में लेग्यूम्स की काश्त करते हैं, ताकि हमारी जो मिट्टी होती है या हमारी जो सॉइल होती है वो नाइट्रोजन से एनरिच हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। यानी रोटेशन के बुनियाद पर हम एक फसल के बाद लेग्यूम के बाद दूसरी फसल लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन भी हमारी इस सॉइल को इम्प्रूव करते हैं, तो इससे हमें क्रॉप यील्ड अच्छा निकलता है। तो यही एक वजह है कि हम अपनी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है इससे भी हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ जाती है। एक और तरीका है जिससे हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ती है, वो है मिक्सड क्रॉपिंग। देखिए मिक्सड क्रॉपिंग क्या होती है, हम कभी कभी एक साथ 2 या 3 फसल उगाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, एक फसल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो दूसरे फसल के लिए खाद का काम करता है, फर्टिलाइजर का काम करता है। तो ये भी एक किस्म का क्रॉप यील्ड देने में, क्रॉप यील्ड बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। यानी साथ साथ फसलों को उगाया जाता है, एक फसल के साथ साथ दूसरी फसल उगाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम मिक्सड क्रॉपिंग, यानी साथ साथ एक फसल के साथ दूसरी फसल उगाना। एक और अहम चीज जिससे हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ती है वो है फील्ड फॉलो। फील्ड फॉलो किसको बोलते हैं, हम अपने खेत को एक सीजन के लिए बिल्कुल बेकार छोड़ते हैं। तो बेकार छोड़ने के दौरान क्या हो जाता है, इसमें जो मिट्टी में जो ह्यूमस होता है या इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो इस तरह जो हमारी सॉइल है उसकी जो इम्प्रूवमेंट हो जाती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं वो ग्रो करते हैं, या बाकी जो इंसेक्ट्स हैं जो हमारी फसल के लिए, हमारी ज़मीन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो इस तरह हमारी जो फसल है उसमें पैदावारी सलाहियत बढ़ती है। तो इसको बोलते हैं हम फील्ड फॉलो, यानी एक सीजन के लिए अपने खेत को बेकार रखना, खाली रखना। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड वीड्स। पेस्ट्स और वीड्स जो हैं ये हमारे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाकर हमें जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें बहुत कमी हो जाती है, यानी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत डाउन हो जाती है। तो इसलिए हम अपने खेतों में अपनी फसलों को पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जिन पेस्टिसाइड से हम इन जरासीम्स को या इन बीमारी वाले जो जरासीम होते हैं जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं इनको मारते हैं। हमारे पास पैराथायन है, मेलाथायन है, डीडीटी है, बीएचसी है, ये हमारे पास कॉमन पेस्टिसाइड्स हैं जिनका हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम वीडिसाइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। वीडिसाइड्स वो केमिकल्स हैं जो हमारे खेतों में फसलों के बीच जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड वीड्स होते हैं, इनकी जो ग्रोथ होती है या इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो चेक की जाती है, वो रोक दी जाती है, ताकि हमारी फसल जो है उनको आसानी के साथ न्यूट्रिएंट्स या बाकी जो सनलाइट है वो आसानी के साथ, या पानी या मिनरल्स आसानी के साथ मिलता रहे। लेकिन ये केमिकल्स जो होते हैं ये पूरे के पूरे हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं। यानी इनमें एक फ़ायदा है कि वो हमारे इन खेतों से पेस्ट्स को या वीड्स को ख़त्म करते हैं, लेकिन पूरे के पूरे ये हमारे लिए सेहतमंद नहीं है। यानी नुकसानदेह कीड़े तो मारते ही हैं, लेकिन जानवरों, परिंदों और इंसानों के लिए ये मुज़र होते हैं। आजकल एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ऐसे केमिकल्स बनाए जो स्पेसिफिक हों। स्पेसिफिक मीन्स वो ऐसे ही जर्म्स को या ऐसे ही वीड्स को या ऐसे ही पेस्ट्स को ख़त्म करें जो बीमारी फैलाने वाले हों। बाकी जो हैं इनको न छेड़ें, या बाकी जो है इंसान जो है इनके साथ कोई नुकसान न पहुंचाए, या जो परिंदे हैं या जो बाकी इंसेक्ट्स हैं जो पोलिनेशन के लिए बहुत ही अहम होते हैं इनके साथ छेड़छाड़ न करें। तो ऐसे जो
केमिकल्स हैं, यह केमिकल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसे केमिकल्स जो स्पेसिफिक होते हैं और लिविंग वर्ल्ड से बनाए जाते हैं, लिविंग थिंग से तैयार किए जाते हैं, इनको बोलते हैं बायोसाइड्स। तो ये बायोसाइड्स केमिकल्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक थे। देख लीजिए, अब फोर्थ पॉइंट है जो बहुत ही अहम है, यानी हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, बिल्कुल हमारी एग्रीकल्चर इतनी मेहनत करने के बाद हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ गई, लेकिन स्टोरेज स्टेप जो होता है, स्टोरेज स्टेप बहुत ही अहम है। देखिए, हमारे मुल्क में जो रोडेंट्स हैं वो हमारी इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 25% शेयर खाते हैं, यानी नुकसान करते हैं। तो इसलिए प्रॉपर स्टोरेज जो है ये बहुत ही अहम है। अगर हम प्रॉपरली अपने इन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है इनको अच्छी तरह स्टोर न करें, अच्छी तरह स्टोरेज में न रखें, तो हमें बहुत ही नुकसान हो जाता है। हमारे पूरे मुल्क में लोगों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, जो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे होने चाहिए कि जिनमें हम अच्छी तरह अपनी जो ये फूड प्रोडक्शन है, जो हमने बहुत मेहनत के साथ उगाए होते हैं फसल, या जो ग्रेन्स हमने उगाए होते हैं, तो इनको प्रॉपरली स्टोर करने के लिए कैसे स्ट्रक्चर होने चाहिए, उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी ईजी टू क्लीन, यानी इनको साफ़ करना ज़रूरी होता है। अगर हम इनको साफ़ न करें तो फिर इनमें ये बीमारियां फैलने का खतरा होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, इनको हर स्टोरेज के बाद क्लीन करना ज़रूरी होता है, इसलिए इनको आसानी के साथ क्लीन किया जाना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। नंबर 2, इट शुड बी वाटर प्रूफ। बारिश के मौसम में तो पानी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये वाटर प्रूफ होना चाहिए। देख लीजिए, टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का कम होना, इससे हमारे ग्रेन्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जो वेरिएशन इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का कम होना या टेम्परेचर का बढ़ना, उससे भी हमारे इस ग्रेन्स को या हमारी इस प्रोडक्शन को बचा के रखे। इसी तरह ये जो स्टोरेज जो साइट्स हों या स्टोरेज जो स्ट्रक्चर्स हों, वो कॉन्वेनेंट लोकेशन पर होनी चाहिए। कॉन्वेनेंट लोकेशन मीन्स कि वहाँ पर गाड़ी भी जा सके, ट्रैक्टर भी जा सके, ट्रॉली भी जा सके, हर एक आ जा सके। तो इस तरह ये, इस हिसाब से ये कॉन्वेनेंट होनी चाहिए। एक और चीज़ जो ज़रूरी है, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटेक्टेड होना चाहिए रोडेंट्स से या बाकी जो हमारे इसको नुकसान पहुंचाते हैं हमारी इस प्रोडक्शन को, इनसे ये बिल्कुल सेफ होना चाहिए। देख लीजिए, गुड स्टोरेज ज़रूरी है। गुड स्टोरेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा एग्रीकल्चरल जो है ये रेन वाटर बेस्ड है, यानी एग्रीकल्चर जो हमारा है ये बारिश पर निर्भर है। जब बारिश हद से ज़्यादा हो जाती है या जब बारिश बिल्कुल कम हो जाती है, तो हमारी जो पैदावार है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, इसमें बहुत ही बुरा असर पड़ता है, यानी बहुत ही इसमें बुरा असर पड़ता है, प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाती है। तो इस टाइम में जो स्टोर्ड फूड ग्रेन्स होते हैं या स्टोर्ड फूड प्रोडक्शन जो होती है वो उस टाइम काम आती है। इस तरह एक्स्ट्रा ग्रेन्स को जब स्टोर किया जाता है, जो मुश्किल दिनों में इंसान के लिए रखा जाता है या इंसान इसको इस्तेमाल करता है, तो इसको बोलते हैं बफर स्टॉक। क्या बोलते हैं इसको? बफर स्टॉक। तो स्टूडेंट्स, ये था इस फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का दूसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा लेकर हम अगली बार आपके लिए फिर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन आपको मेरे ये टॉपिक कैसे पसंद लगते हैं, अच्छे होते हैं, तो मेहरबानी होगी कि अगर आप इस पर, जो इसके नीचे बेल का आइकन आता है, तो इस पर आप क्लिक करोगे। इसके अलावा आप लाइक भी करोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।